Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को इंक्रीज किया गया। डेट मीन्स कि यूएस के अंदर में इंडियन प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है वो हायर रहेगा। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, कंट्रीज़ के पास में इस तरीके के जो टूल्स हैं वो हुआ करते हैं, जिनको कि हम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर के रूप से कंसीडर करते हैं। टैरिफ बैरियर के अंदर में क्या होगा कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट के ऊपर में जो ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेशन है, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं कि वहाँ पे उनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको किसी कंट्री के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि बाहर से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी हायर प्राइस के अंदर में रहे, उसका लेस परचेज वहाँ पे हो सके। अब स्टूडेंट्स, यूएस आप देखिए कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन भी है। हमारे कंट्री का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका जो 17 to 18% है यूएस के वहाँ पे हुआ करता था। टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको मेजरली इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली जो एमएसएमई का जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ। इसके अंदर में अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक रीड करें तो स्टूडेंट, टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, टेक्सटाइल के अलावा आप देखिए कि जो इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से काफ़ी सारे यूएस के लिए जाया करते थे, ऑर्गेनिक केमिकल है, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको मेजरली ये जो इम्पैक्ट है वो हुआ है। उनके प्रोडक्ट्स का जो मार्केट प्राइस भी हायर हुआ। अदर कंट्रीज़ के अंदर में मेजरली डेस्टिनेशन है वो भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बजट के समय में एक आप देखिए एक मिशन को लॉन्च किया गया था। जब बजट प्रेजेंट किया गया तो उस समय एक मिशन है वो लॉन्च हुआ था, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आप देखिए कि कितना यहाँ पे उसके अंदर में जो फंड प्रोवाइड किया गया था, 2250 करोड़ है उसको फंड प्रोवाइड किया गया था। उसका अल्टीमेट टारगेट यही था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको हमें यहाँ पे बूस्ट करना है। प्रेजेंट समय में एमएसएमई का जो सेक्टर है, टेक्सटाइल है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, मशीनरी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको इम्पैक्ट हुआ है इस टैरिफ को इंक्रीज होने की वजह से, तो उनको आप देखिए कि एक जॉइंट इफर्ट्स वे के अंदर में मिनिस्ट्रीज़ का एक जॉइंट इफर्ट्स है वो यहाँ पे कैरी आउट हुआ है कि इसको जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि मार्केट के अंदर में इनका जो प्रेजेंस है वो हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो भी लॉन्च किया गया था एमएसएमई सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स? क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर में एमएसएमईज को जो 100 करोड़ के आसपास का जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो सकेगा। मीन्स एमएसएमई सेक्टर को जो लोन है वो प्रोवाइड हो सकेगा, जिससे कि वो बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के बारे में आपको जानकारी, सॉरी मिशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी आपको होना चाहिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के भी पर्सपेक्टिव से। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग में, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको किस बेसिस के ऊपर जो कैटेगराइज है वो किया जाता है। क्या फंडिंग के बेसिस पे ऊपर किया जाता है या उनके टर्नओवर के बेसिस पे उसको हम कैटेगराइज हैं वो करते हैं। तो ये आपको जो बेसिक डिफरेंस है, जो प्रीलिम्स का फैक्ट है वो याद है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं, जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर में रहा करते हैं, जिसको कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है स्टूडेंट? 2006 के समय ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, जो कि हमारा ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनकी राइट्स को ये रिकॉग्नाइज करता है हमारा जो शेड्यूल जो ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब के अलावा आप देखिए कि ऐसी भी जो कम्युनिटी हैं जो फॉरेस्ट में रहा करती हैं उनके भी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। किस तरीके के राइट्स रिकॉग्नाइज होते हैं? इंडिविजुअल बेसिस पे भी राइट्स रिकॉग्नाइज होते हैं, और राइट्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज होते हैं कम्युनिटी बेसिस के ऊपर भी। इंडिविजुअल बेसिस पे किस तरीके से? आप देखिए कि लैंड के ऊपर में आपका हैबिटेशन का राइट आपको देता है। अगर आपका लास्ट 75 ईयर्स से आपका 3 जनरेशन है जो कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर में ही उनका प्रेजेंस था, तो आपको कुछ यहाँ पे लैंड है वो भी दिया जाएगा। और लैंड के ऊपर में आपको जो राइट्स मिलेंगे हैबिटेशन के, अपना जो प्रैक्टिस है उसको जो कैरी आउट करने के जो राइट्स हैं वो मिलेंगे। कम्युनिटी लेवल पे किस तरीके के राइट हैं कि अगर आप फॉरेस्ट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हो तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने का आपको राइट है, कि जो फॉरेस्ट से जो माइनर प्रोडक्ट हैं जो डेवलप होते हैं, जैसे कि आप देखिए कि जो लीव्स हैं,
जो गोंद उससे निकलता है ट्रीज से, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो और उसको मार्केट के अंदर में आप बेच भी सकते हो। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिगार्डिंग में एक इंस्टीट्यूशन भी है, ट्राईफेड, अगर आपको पता हो तो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। अब यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो क्यों न्यूज़ में है, कि आप देखिए कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा एक आरटीआई है वो फाइल किया गया छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग में। तो वहाँ पे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी को जो फॉरेस्ट राइट दिया गया था उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर में नंबर हैं वो डिक्रीज हुए हैं। कुछ एरियाज़ के अंदर में तो नंबर काफ़ी कम वहाँ पे ऑब्जर्व किए गए, जो अर्लियर फेज में काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का इसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे उनका बेसिकली स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कहा है कि अर्लियर फेज के अंदर में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो फॉल्टी हुआ करते थे, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, तो उनके अब नेम है वो डिसअपियर हुए हैं, इस वजह से ये कम देखने के लिए मिले हैं। एग्ज़ाम के लिए तो आपको यही पता होना चाहिए, और आपको एक जानकारी और होना चाहिए, हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में काफ़ी बार रीड करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको सर्व करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जो एनजीटी है, एनजीटी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, ये 2 लॉज हैं जिनको कवर नहीं करता है। एक कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, और एक जो कानून है वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का। इन 2 कानून को अपने डोमेन के अंदर में उसके अंडर में अपना जो आप देखिए डिसीजन है वो नहीं ले सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का जो पावर है, इसके वर्सेज के अंदर में आप देखिए कि इंडिविजुअल पर्सन का जो राइट टू वोट है उसका ये जो कम्प्लीटली केस है कि इलेक्शन कमीशन का जो राइट है और इंडिविजुअल पर्सन जो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है उसका जो राइट टू वोट का जो राइट है उसका बेसिकली यहाँ पे जो बैटल है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो यहाँ पे प्रोसेस है जिसको चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं जो हमारे स्ट्रीट्स के अंदर में पाया करते हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक 3 जज का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सीजीआई सर इस बेंच के पार्ट हो सकते हैं, उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन क्यों लिया जाना है, क्योंकि अभी जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उसके रिगार्डिंग में एक डिविजनल बेंच का जजमेंट था। डिविजनल बेंच का जजमेंट क्या था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट के अंदर में जो डॉग्स पाए जाते हैं उनको आपको कंट्रोल करना है। उनको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि कुछ शेल्टर होम्स हैं वो वहाँ पे उनको आने वाले 6 to 8 मंथ के अंदर में उनको लेके जाना है, जिससे कि यहाँ पे डॉग्स के जो अटैक्स इंक्रीज हुए हैं वो रिड्यूस हो सकें। बट क्या स्टूडेंट्स ये जो डिसीजन है वो करेक्ट है कि आप सभी डॉग्स को लेके जा सकते हो, पॉसिबल है इस तरीके के जो सेंटर्स हैं वो हैं क्या यहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ के पास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि लोकल बॉडीज़ का ये इशू क्रिएट होता है। लोकल बॉडीज़ को पावर है बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग में, तो लोकल बॉडीज़ के पास में ऑलरेडी एक सबसे बड़ा जो कमी होता है वो होता है फंड का, कि जो लोकल बॉडी हैं चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो किसी अर्बन एरिया के अंदर में, तो आप देखिए उनके पास में फ़ंड का लैकिंग होना सबसे बड़ा इश्यू होता है यहाँ पे। तो लैक ऑफ फंडिंग एक रीजन हो सकता है। सेकंड आप देखिए कि जो नंबर ऑफ डॉग्स हैं उनके नंबर्स ऑलरेडी नहीं पता है, तो कैसे आप इंश्योर करोगे कि सभी डॉग्स को आपने वहाँ पे शेल्टर के अंदर में रख दिया है। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनका भी आप देखिए कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर में किसी तरीके का सपोर्ट तो रहा ही करता है। तो सपोर्ट अगर उनको अगर कम्प्लीटली लेके चले जाएंगे तो उसका भी इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, आप देखिए कि काफ़ी बार हम ये जो साइकिल प्रोसेस है इसके बारे में देखेंगे कि आप देखिए कि स्नेक को बेसिकली जो लोग हैं वो काफ़ी बार हिट करते हैं अगर वो दिखे तो। बट स्नेक का आप देखिए कि जो प्रेजेंस होना स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर वहाँ पे स्नेक ना हो तो जो रेट्स हैं, रेट्स के नंबर्स इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से अगर आप कम्प्लीटली यहाँ पे शेल्टर्स के अंदर में डॉग्स को शिफ्ट करोगे तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंटल ये जो साइकिल है उसके अंदर में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका भी एक केस है यहाँ पे। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है, तो आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कब इस बोर्ड को सेटअप किया गया था। अब देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी का जो एक्ट है उसी के अंडर में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं।
रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि हमारे क्लासिकल जो डांस है उनका भी आप देखिए कि आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा एनिमल्स के वेलफेयर के लिए इस बोर्ड के सेटअप के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, उनके एफर्ट्स से ये सेटअप हुआ था। अर्लियर फेज में जो इसका हेडक्वार्टर था वो चेन्नई के वहाँ पे हुआ करता था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर में एक जगह है बल्लभगढ़। हरियाणा में जो फरीदाबाद का एरिया है उसके पास में जगह है बल्लभगढ़, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तो आप देखिए कि कम्युनिटी डॉग्स के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कंट्री में काफ़ी सारे जो नाइबर कंट्रीज से लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस बेटर नहीं हैं। अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर में उनका माइग्रेशन हुआ करता है, जिनको कि हम इलीगल माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रीड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारी अथॉरिटीज़ ने कंटिन्यूस अपने जो ऑपरेशंस को कैरी आउट किया है, कंटिन्यूस इंस्पेक्शंस किया है, स्पेशली जो वर्किंग कंडीशन के एरिया हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे आप देखिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लिविंग उनके द्वारा वापस से जो जाना है वो स्टार्ट हुआ है ईस्टर्न बॉर्डर एरिया के अंदर में। ये वहाँ का ईस्टर्न बॉर्डर एरिया के अंदर में सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ। तो बीएसएफ के द्वारा बताया गया कि जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं जिन्होंने वापस से लीव करना स्टार्ट किया है वो ज़्यादा है, और आने वाले जो पर्सन है जिनको कि पकड़ लिया गया है, कैप्चर किया गया है, तो आप देखिए उनके जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज सिचुएशन में हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक तो हम यहाँ पे जो कन्वेंशन है रिफ्यूजी के रिगार्डिंग उसको हम नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी कंट्री के द्वारा। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है। 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। सेकंड आप देखिए कि इसका एक प्रोटोकॉल भी आता है 1967 के समय में, उसको भी हमने यहाँ पे नहीं रिकॉग्नाइज किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा एक यहाँ पे प्रोसेस है, और कंटिन्यूस जब भी हमारे नाइबर कंट्रीज़ के अंदर में जो इम्पैक्ट होता है वहाँ से काफ़ी सारे लोग इंडिया के अंदर में माइग्रेट करते हैं। अब का सिचुएशन नहीं है। अब देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में भी जब जूइस के ऊपर अटैक होता है तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे काफ़ी सारे जूइस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो माइग्रेट किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फॉरेस्ट एरिया के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट एरिया के रिगार्डिंग में पहुँचे हैं। हैदराबाद का जो यूनिवर्सिटी है उस एरिया के अंदर में एक फॉरेस्ट हुआ करता था। फॉरेस्ट का नाम है कंचा गोची बावली। कंचा गोची बावली उस फॉरेस्ट का नाम है। अब देखिए फॉरेस्ट रिजर्व है कंचा बावली। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बेसिकली इनके द्वारा एक जो टेक्नोलॉजिकल पार्क है, आईटी पार्क है, उसको सेटअप करने के रिगार्डिंग इस जो कंचा गोची बावली जो फॉरेस्ट एरिया है उसको आप देखिए कि कट करने का ऑर्डर है वो दिए गए थे। फिर प्रोटेस्ट होता है, कोर्ट के अंदर में पहुँचता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट दिल्ली के अंदर में आपको, जो दिल्ली में रिज का एरिया है जो अरावली का एक्सटेंशन है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि पिटीशन फाइल हुआ था। तो इन बोथ केसेस के अंदर में कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि फॉरेस्ट एरिया का होना ज़रूरी है, अर्बन एरिया के अंदर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए आप देखें कि लंग्स के रूप से काम किया करते हैं, कार्बन को कैप्चर करने के अंदर में एक रोल उनका हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ट्री का जो रीप्लांटेशन है उसको आप यहाँ पे कैरी आउट है वो कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेस के अंदर में जो समय के साथ में इंक्रीज हुआ है उसी का एक एग्जांपल सामने आया है कि आप देखिए कि इन स्पेस नाम का एक कंपनी है हमारे यहाँ पे। इन स्पेस नाम का एक आप देखिए कि जॉइंट इनिशिएटिव है इन स्पेस जो है उनके द्वारा, और एक बेंगलोर बेस्ड जो स्पेस कंपनी है उनका यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर में एंगेजमेंट हुआ है। और फर्स्ट प्राइवेट जो कॉन्स्टिलेशन है उसको आने वाले समय के अंदर में सेटअप किया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट आप देखिए कि कॉन्स्टिलेशन है जो कि यहाँ पे सेटअप हो सकता है। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस के अंदर में इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एक बार इसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो का जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में क्या रोल है, जैसे कि आप देखिए कि वेदर फोरकास्टिंग है। वेदर फोरकास्टिंग के अलावा हमारा जो फसल बीमा योजना है उसके अंदर में भी जो सर्वे का जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा सैटेलाइट के थ्रू ही हुआ करता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं जो कि इसरो है वो प्रोवाइड करता है। रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू में।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि समय के साथ में कैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के रोल का क्या इंपॉर्टेंस है स्पेस सेक्टर के अंदर में, कैसे वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो इन एरियाज़ को आप ज़रूर से रीड करना, ये आपका मेंस के रिगार्डिंग में आपका होमवर्क है। आपको हर दिन एक न्यूज़पेपर बेस मेंस का जो क्वेश्चन है वो दिया करते हैं, उन पॉइंट्स को आप प्रिपेयर कीजिए, प्रॉपर क्वेश्चन को नहीं लिख सकते हो तो क्या आपको प्रिपेयर करना है कि जो प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर में, क्या डायरेक्ट फंडिंग अलाउ है, प्राइवेट सेक्टर का जो फंडिंग है जो यहाँ पे वो डायरेक्टली अलाउ है, या वहाँ पे आप देखें कि गवर्नमेंट का जो बोर्ड है उसका कंसेंट का रिक्वायरमेंट हुआ करता है। तो ये भी आप रीड करना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। एड एंड एडवाइस के बारे में है, एड एंड एडवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो रिसेंटली आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे 5 मेंबर्स हैं जिनको कि बेसिकली नॉमिनेट किया जा सकता है। 5 जो मेंबर हैं जिनको नॉमिनेट किया जा सकता है, किसके द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, नॉमिनेट किया जा सकता है एलजी के द्वारा। किसके द्वारा? एलजी के द्वारा। क्या यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्या उनका एड एंड एडवाइस रहेगा? तो आप देखिए कि एड एंड एडवाइस का जो ज़रूरत है वो नहीं है। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है यहाँ से, क्वेश्चन ये रेज होता है क्या इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसको इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करना, डिस्क्रिशन प्रोवाइड करना। एक आप देखिए कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे वोटिंग राइट भी दिया जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट भी दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का इस तरीके से जो डिस्क्रिशन है, क्या यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है उसको ओवरराइड करने का कोशिश नहीं किया गया है? क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो इलेक्टेड पर्सन यहाँ पे जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू में, तो उनको ओवरराइड करने का क्या ये कोशिश नहीं है? तो स्टूडेंट्स इस कंप्लीट केस के अंदर में एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसको कोर्ट किया गया कि लक्ष्मी नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कौन से केस को यहाँ पे कोर्ट किया गया? कि लक्ष्मी नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस के अंदर में बताया ये गया है कि पुडुचेरी के अंदर में जो प्रेसिडेंट रहा वहाँ पे कि जो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है, असेंबली का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अंदर में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। बट आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस केस के बाद में कैसे वहाँ पे जो ऐसे पर्सन जो इलेक्शन के अंदर में जिनका डिफीट हुआ था फिर वो नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं और कैसे वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स होती है। अगर जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी आप देखिए कि वहाँ पे स्टेटहुड का जो रिस्टोरेशन का एक डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरीके से अगर वहाँ पे ओवरराइड करने का कोशिश किया जाता है नॉमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, तो उसका आप देखिए कि लोगों का जो ट्रस्ट है, हमारे लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में, वो समय के साथ में इरोड हो सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे एड एंड एडवाइस के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजंस, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर उनको दिया गया है उसको बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं उसके थ्रू अलाउ किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है इन्फ्लेशन के बारे में है। 4 + -2 का एक कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम यहाँ पे 2 का परसेंटेज में इन्फ्लेशन होना चाहिए, मैक्सिमम आप देखिए कि 6% के अंदर इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में ही है जो अभी आप देखिए कि 2 से भी काफ़ी कम देखने के लिए मिला है। आरबीआई के द्वारा कंटिन्यूस जो पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग में जो चेंजेस किए गए थे, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, रिसेंट मीटिंग, उसमें किसी भी तरीके के जो डिसीजन है वो नहीं लिए गए, किसी भी तरीके से जो रेट है उसको नहीं चेंज किया गया। ओवर द ईयर्स लास्ट 7 to 8 ईयर के अंदर में लोवेस्ट जो रेट है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि यहाँ पे उसी के बारे में है बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है जिसको ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। इंडिया और रूस जो हैं, इंडिया और रूस जो हैं, आप देखिए कि जो रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं, हमारे एनएस से वहाँ के विजिट के लिए गए थे। इंडिया रूस का जो एनुअल समिट है जो भी कंडक्ट होगा, रशियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स अब डेवलपमेंट ये हुआ है कि जैसे ही यूएस के द्वारा जो हमारे अगेंस्ट में जो टैरिफ को इंक्रीज किया गया, तो रूस एंड चाइना के साथ में हमारा जो क्लोजनेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो चाइना के जो लीडर हैं जो भी इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, इंडियन जो लीडर हैं वो रूस के विजिट के लिए गए हैं। ओवर द ईयर्स हमारे रिलेशंस इम्प्रूवमेंट का सिचुएशन के अंदर में है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग है उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं जो कि
चाइना के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, और रशियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आ सकते हैं एनुअल समिट के पर्सपेक्टिव से। प्लास्टिक ट्रीटी के रिगार्डिंग में एक डिस्कशन है जिनेवा के अंदर में, वहाँ पे आप देखिए कि प्रोडक्शन को जो ओमिट है वो किया गया है, प्रोडक्शन के ऊपर में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाने थे उसको ओमिट किया गया है, तो उसी को रिजेक्ट कर दिया गया है ड्राफ्ट ट्रीटी के अंदर में। जिनेवा के वहाँ पे इसका डिस्कशन है प्लास्टिक को बैन करने का। सिंगल यूज प्लास्टिक है जो कि आप देखिए इंडियन अथॉरिटीज़ ने बैन किया था 2022 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि न्यूजीलैंड के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए तो ये मार्च के मंथ के समय आए थे। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है इजराइल के पर्सपेक्टिव से कि जो इजरायली जो वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन है उनका एक कम्प्लीटली जो लोस्ट प्लॉट है गाजा के रिगार्डिंग में, कि उनको अनेक्स करना है या उसके ऊपर में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है। ये न्यूजीलैंड के लीडर का यहाँ पे स्टेटमेंट है। न्यूजीलैंड आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर में है, वहाँ पे कौन सा स्टेट है स्टूडेंट्स, कुक स्टेट वहाँ से पास करता है, कुक स्टेट वहाँ से पास करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि न्यूजीलैंड आइलैंड कंट्री है, आइलैंड्स वहाँ पे सिचुएटेड हैं। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में, क्वेश्चन ये पूछा था कि न्यूजीलैंड के अंदर में कितने टाइम जोन है, न्यूजीलैंड के अंदर में जो टाइम जोन का क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलर कंट्री है बट काफ़ी सारा जो टाइम जोन है वो यहाँ पे जो मिनिमम है, जैसे इंडिया में एक ही टाइम जोन है, उससे ज़्यादा आपको टाइम जोन न्यूजीलैंड में मिलेंगे। एक आप देखिए कि कुक आइलैंड भी है, कुक आइलैंड है जो इंटरनेशनल डेट लाइन के दूसरे पार्ट के अंदर में है, यूएस के नियर बाई एरिया में सिचुएटेड है, और कुक आइलैंड के ऊपर भी है न्यूजीलैंड का ही कंट्रोल है, न्यूजीलैंड उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड करता है। फिर बांग्लादेश के बारे में है, फॉर्मर लीडर के इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे होंगे जो एग्जाम के लिए तो नहीं इम्पोर्टेंट है। नेपाल के पर्सपेक्टिव से है, नेपाल के वहाँ पे माउंटेन के रिगार्डिंग में बताया गया है कि माउंटेन टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि यूएस के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया आने वाले समय में यूएस और रशियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका मीटिंग होगा। फिर आप देखिए कि म्यांमार के बारे में, म्यांमार जहाँ पे इमरजेंसी था उसको अब रिड्यूस किया गया है। म्यांमार के अंदर में जो टॉर्चर का जो रिपोर्ट है, कैसे वहाँ पे सिस्टमेटिक टॉर्चर देखने के लिए मिला है। यूरोपियन लीडर्स का कंसर्न है कि जो यूक्रेन को भी कंसीडर किया जाए, अगर यूक्रेन का यहाँ पे रसिया और जो यूएस के द्वारा डिस्कशन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन प्लेट जो कि कंटिन्यूस यूरेशियन प्लेट को पुश करता है, उसी का एक हिस्ट्री बताया गया कैसे 1950 के समय जो अर्थक्वेक था वो हमारे इस माउंटेन सिस्टम को ब्रोक करता है, और उसकी वजह से कैसे जो चेंजेज आए। ये जो हिमालयन सिस्टम है वन ऑफ द फ्रेजाइल सिस्टम है, कंटिन्यूस इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट को पुशिंग सिचुएशन में है। आने वाले समय में भी या समय समय पर वहाँ पर आपको इस तरीके के इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं। समय को रेगुलेट कर, समय के साथ में वहाँ पर मोर रेगुलेशन का ज़रूरत है, मोर सस्टेनेबल मैनर में हम हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं उनको यूज कर सकें। केन्या के वहाँ का बताया गया है कि केन्या के अंदर में जो वाइल्ड एलिफेंट है, जो हैबिटाट्स के एरिया के अंदर में ना उनका एंट्री हो, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि बीज को वहाँ पे यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पे भी एक इनिशिएटिव है कि हनी जो यहाँ पे एलिफेंट है वहाँ पे हनी बीज का जो बेसिकली आप देखिए कि यूज किया जाए, जिससे कि एलिफेंट है वो ना इंक्रीज करें। और जो केरल के अंदर में जो वायनाड का एरिया है वहाँ तो आप देखिए कि टर्मरिक जो है, जो हल्दी जो होती है उसका प्लांटेशन किया गया है वाइल्ड एलिफेंट्स का एंट्री हैबिटाट्स के अंदर में एंट्री रोकने के लिए। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यूस नोट्स बनाइए, लिखिए। अगर आप नए प्लेयर हो तो नोट्स आपको बनाने ही हैं, और अगर आप सीनियर प्लेयर हो तो रफ वे में आप लिख सकते हो। जैसे हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट रीड किया तो आप उसको रफ वे में लिखिए जब भी आप इस लेक्चर को देखते हो, सुनते हो उस दौरान में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।